हाँ, अब इसमें अपने को दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक रिमाइंडर थ्योरम है और एक फैक्टर थ्योरम है। कि जैसे कोई भी पॉलिनोमियल ले रहा हूँ पी ऑफ एक्स, हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्स इज अ रूट। अगर एक्स इसका रूट है तो कब बोलते हैं, जब पी ऑफ एक्स क्या आ जाए, जीरो। और अगर पी ऑफ एक्स जीरो आ रहा है तो इसका एक फैक्टर आता है एक्स माइनस अल्फा। तो ये अपने पास एक तो रिमाइंडर थ्योरम होता है और एक होता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम मतलब कि अगर एक्स रूट है तो एक्स माइनस ए उसका अल्फा, एक्स माइनस ए उसका फैक्टर हो जाएगा। अगर ए पुट करने पे जीरो आ रहा है तो एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। और रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है कि ए पुट करने पे आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। और एक डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब इसी से रिजल्ट आता है एल्गोरिदम, कि कोई भी दो पॉलिनोमियल ले लूं। अगर मैं दो पॉलिनोमियल ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, जिसमें सपोज जी ऑफ एक्स नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे नंबर में लेते हैं कि टू, कोई भी दो नंबर ले रहा हूं तो एक एटलीस्ट जिससे डिवाइड करे वो नॉन जीरो होना चाहिए। सपोज मैं जी ऑफ एक्स इसको डिवाइड कर रहा हूं और जी ऑफ एक्स मेरा कैसा पॉलिनोमियल है, नॉन जीरो। तो जी ऑफ एक्स, सॉरी, एफ ऑफ एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि कोई भी दो पॉलिनोमियल ले लो, सपोज जी ऑफ एक्स नॉन जीरो है तो एफ ऑफ एक्स को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। मतलब क्या एग्जिस्ट होना चाहिए, एक क्यू ऑफ एक्स और एक आर ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब जिसमें आर ऑफ एक्स पे कंडीशन क्या होता है कि या तो आर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, या तो जो डिग्री होती है आर ऑफ एक्स की वो किससे लेस देन होना चाहिए, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये डिवीजन एल्गोरिदम है। ये डिवीजन एल्गोरिदम से हमारा डेफिनेशन आता है जो ईडी, यूक्लिडियन डोमेन। तो यूक्लिडियन, इसको यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम भी बोलते हैं, कि कोई भी दो पॉलिनोमियल है और जी ऑफ एक्स नॉन जीरो है, सपोज एक पॉलिनोमियल नॉन जीरो है, तो इससे डिवाइड करने पे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब एक कोशेंट मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है। तो सपोज एक रूट अगर मैं ए पुट करने पे आंसर जीरो आ गया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वो रूट है, और या फिर वो उसका रिमाइंडर आता है। फैक्टर कब होगा, जब अगर मैं इसको ए पुट कर दूं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो इसका रूट नहीं है, या फिर एक्स माइनस ए उसका फैक्टर नहीं है। तो एक्स माइनस ए फैक्टर कब होगा, जब ए पुट, सॉरी, इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ए पुट करने पे जीरो आना चाहिए। तो ये हमारे पास एक फैक्टर थ्योरम होता है, एक रिमाइंडर थ्योरम कि, बट ये जो डिवीजन एल्गोरिदम है ये हर एक के अंदर होल्ड नहीं होता है। ये फील्ड के अंदर होल्ड होगा और यूक्लिडियन डोमेन के अंदर होल्ड होता है। बाकी उससे नीचे आएंगे तो अगर वो ईडी नहीं है तो डिवीजन एल्गोरिदम होल्ड नहीं होता है। तो ये याद रखना है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग डेफिनेशन डिफाइन करेंगे यूक्लिडियन डोमेन का। अब मैं अगर कोई भी पॉलिनोमियल ले रहा हूं तो वो कितने डिग्री का हो सकता है, या तो 1 डिग्री, 2 और 3, या फिर उससे ज्यादा। 1 डिग्री के जितने भी पॉलिनोमियल है वो हमेशा इरेड्यूसिबल होते हैं। 1 डिग्री का मैं कोई भी पॉलिनोमियल ले लूं, जैसे ए एक्स प्लस सी, तो ये दोनों इसमें ए और जो बी है ये किसको बिलोंग करेगा, उसी आर को बिलोंग करेगा। क्योंकि अगर मैं एफ ऑफ एक्स बिलोंग कर रहा है आर ऑफ एक्स को, तो ये जो कोइफिशिएंट है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, आर से बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं इसको जीरो ले रहा हूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी अपॉन ए। तो a को नॉन जीरो लेके चलेंगे, नहीं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये रिंग है तो b भी बिलोंग कर रहा है उसी एलिमेंट को, a भी उसी एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो b, ये जो एलिमेंट है ये उसी रिंग के अंदर आता है। तो इसके लिए ये एलिमेंट हमेशा इरेड्यूसिबल, क्योंकि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए एक्स प्लस बी इंटू, एक फैक्टर ये आ गया और दूसरा फैक्टर क्या आ रहा है, 1, और 1 कैसा है, यूनिट, या फिर ये बोल सकते हैं इसका डिग्री कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो देयरफॉर हर एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ये किसको बिलोंग कर रहा है, आर ऑफ एक्स को, और ये ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या है, 1, मतलब कांस्टेंट है, या फिर बोल सकते हैं ये यूनिट है। तो देयरफॉर जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल आते हैं वो हमेशा क्या होता है, इरेड्यूसिबल। 2 और 3 के अंदर जस्ट क्या चेक करना है, अगर ये रूट आ गया 2 और 3 डिग्री के अंदर,
जितने भी रूट अगर उसी रिंग के आर को बिलोंग करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिबल। अगर उसका रूट उस आर को नहीं बिलोंग कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको इरिड्यूसिबल। तो ये अपने पास 2 और 3 डिग्री के लिए। अब उससे ज्यादा रहेगा, 4 डिग्री हो गया, 5 डिग्री। अगर सपोज अल्फा पुट करने पे जो भी पॉलिनोमियल 0 आ रहा है तो उसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा, और बाकी को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, p ऑफ p1x। मतलब p ऑफ x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर अल्फा पुट करने पे 0 आ रहा है तो x माइनस अल्फा इंटू p1x। तो ये हमेशा क्या हो जाता है, रिड्यूसिबल। लेकिन अगर सपोज रूट उसको नहीं बिलोंग कर रहा है तो उसके पास दोनों ऑप्शन आते हैं, वो रिड्यूसिबल भी हो सकता है और इरिड्यूसिबल भी हो सकता है। जैसे सिंपल एग्जांपल, मैं x⁻6+1 ले लूं, x⁻8+1 ले लूं, x⁻4+1 ले लूं। इसमें से किसी भी, अगर मैं सपोज रिंग को रियल नंबर ले रहा हूं तो ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इसमें से किसी का भी रूट इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, जबकि रियल के अंदर ये सब कैसे रिड्यूसिबल है, क्योंकि 3 डिग्री से ज्यादा कोई भी पॉलिनोमियल ले लो वो आर ऑफ एक्स के अंदर हमेशा क्या होता है, रिड्यूसिबल है। तो ये रिड्यूसिबल है बट इसका कोई भी रूट इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये रिड्यूसिबल तो हो जाता है कि अगर इसे एक फैक्टर में मिल जाए, लेकिन इरिड्यूसिबल के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो फिर अपने को चेक करना पड़ता है कि मैं उसको फैक्टर के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो ये 1 डिग्री के लिए जस्ट क्या चेक, 1 डिग्री का तो हमेशा इरिड्यूसिबल होता है। 2 और 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट उसका सॉल्यूशन देखते हैं, अगर रूट बिलोंग कर रहा है तो रिड्यूसिबल, अदरवाइज इरिड्यूसिबल। 4 डिग्री के लिए अगर फैक्टर मिल गया, वैसे तो रूट निकालना 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, जस्ट अगर अपने को दिख रहा है तो सीधा बोलेंगे रिड्यूसिबल, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर कुछ कह नहीं सकते, फिर अपने को दूसरा टेक्निक यूज करना पड़ेगा। अब 2 और 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ टेस्ट है हमारे पास जिसका यूज करके हम लोग चेक करते हैं कि वो इरिड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल। यहां तक क्लियर है सबको? अब कुछ थ्योरम है अपने पास। एक तो है आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया, और एक होता है मॉड पी टेस्ट। ये हम लोग 2 और 3 के लिए चेक करते हैं, इन जनरल नहीं चेक करते हैं। तो आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है a0 a1x सॉल्व अप टू an x⁻n। सपोज ये मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं तो इसको ओवर क्यू, जैसे हम लोग क्यू पे ही बात करें क्योंकि रियल का तो हो गया, तो रियल का समझ में आ गया, अगर 3 डिग्री से ज्यादा है तो हम लोग डायरेक्ट क्या बोलेंगे, रिड्यूसिबल। उससे कम है तो जस्ट रूट चेक करेंगे। तो क्यू ऑफ एक्स के अंदर किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग इरिड्यूसिबल तब बोलते हैं कि एक प्राइम मिलना चाहिए, जो जितने भी a0 है, a1 से लेके सॉल्व अप टू an-1 ये सबको डिवाइड करना चाहिए। लेकिन p a0 an को डिवाइड नहीं करेगा और इसका जो स्क्वायर है वो a0 को डिवाइड नहीं करना चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो पॉलिनोमियल क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा। तो आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया क्या है कि अगर किसी भी कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है, सपोज ये q ऑफ x या फिर सपोज z ऑफ x ही ले लो, तो z ऑफ x को बिलोंग कर रहा है और ये ओवर q इरिड्यूसिबल कब होगा, जब एक प्राइम मिलना चाहिए, वो सारे कोएफिशिएंट को डिवाइड करेगा, किसको छोड़ के, an को छोड़ के, और p an को नहीं डिवाइड करना चाहिए और उसका स्क्वायर a0 को डिवाइड नहीं करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। एक तो ये मेथड है। सेकेंड मेथड है मॉड p इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर सपोज एक पॉलिनोमियल दिया है तो हम लोग ना इसको कन्वर्ट करते हैं एक नए पॉलिनोमियल किसी जेडपी के अंदर। बट इसमें कैसा चेक करना पड़ता है, हर एक जेडपी के अंदर चेक करना पड़ता है कि अगर सपोज ये किसी भी जेडपी के अंदर रिड्यूसिबल आ गया ना, मतलब उसका रूट मिल गया ना, तो उसको सीधा हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या आ जाता है, रिड्यूसिबल आ जाता है। अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग इरिड्यूसिबल।
बट याद रखना ये जो पॉलिनोमियल को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं उसका डिग्री नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे अगर मैं ये ले लूँ 4x³ प्लस ये टाइप का, हाँ, और अगर मैं इसको Z4 के अंदर ले रहा हूँ तो ये होल्ड नहीं होगा क्योंकि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, कम। हाँ, मैं इसको Z2 के अंदर ले सकता हूँ, मैं इसको Z3 के अंदर ले सकता हूँ, और फिर इसको चेक करूंगा कि Z2 के अंदर इसका रूट है या नहीं। अब वो कैसे चेक करते हैं, उसके सारे पॉइंट ले लो। मतलब Z2 के एलिमेंट क्या होंगे, 0 और 1। सपोज एक पॉलिनोमियल दे दिया है अपने पास x² प्लस 2x प्लस 1। अपने को ये चेक करना है कि ये इरडिसिबल है या रिड्यूसिबल है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ इसके फॉर्म में। ठीक है, तो Z2 के अंदर करूंगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, x² प्लस 1। अब मैं 0 पुट करूंगा तो आंसर क्या आ रहा है, 1, ये नॉन जीरो। 1 पुट कर रहा हूँ तब भी क्या आ रहा है, 2, 0 आ गया, तो ये कैसा आ जाएगा, रिड्यूसिबल आ जाएगा। तो इस तरीके से चेक करते हैं, मतलब उसको किसी ZP में कन्वर्ट करना है और फिर उसको उसके अंदर चेक करना है। अगर रूट बिलोंग कर रहा है तो रिड्यूसिबल, अगर रूट नहीं बिलोंग कर रहा है तो इरिड्यूसिबल। ये क्लियर है सबको? तो ये दो टेस्ट यूज करते हैं जनरली, एक मॉड पी टेस्ट यूज करते हैं और एक तो आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया यूज करते हैं। बाकी शिफ्टिंग वगैरह भी यूज करते हैं बट वो इतना डिटेल में आएगा नहीं। बाकी सपोज अगर Z2 के अंदर फाइनाइट के अंदर पूछ रहा है तो जस्ट अपने को रूट चेक करना रहता है। जैसे Z2 के अंदर सपोज एक पॉलिनोमियल दे दिया x² प्लस x प्लस 1, तो Z2 के एलिमेंट क्या आएंगे, 0 और 1। तो एक बार क्या पुट करो इसको, 0, तो 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा अपने पास, 1। जब मैं इसको 1 पुट 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, ये मेरे पास 1 पुट करेंगे तो 3, और 3 को 2 से करेंगे मतलब 1 आ रहा है। तो मतलब ये इसमें क्या आ जाएगा, इरिड्यूसिबल आ जाएगा, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट पुट करने पे ये 0 नहीं आ रहा है। तो x² प्लस x प्लस 1 जो है ये इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है इसके ऊपर। और सपोज मैं ये ले लेता हूँ जैसे x² प्लस 1 और इसको Z2 पे चेक करता हूँ, तो 0 पुट करने पे 1 आ रहा है, बट 1 पुट करने पे आंसर क्या आ रहा है इसका, जब मैं 1 पुट करूंगा तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। मतलब 0 पुट करने पे 1 और 1 पुट करने पे 0, तो ये पॉलिनोमियल कैसा आ जाएगा, रिड्यूसिबल आ जाएगा। मतलब ये इरिड्यूसिबल है और ये रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। उसको लिख कैसे कर सकते हैं, जैसे x² प्लस 1 है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर इसमें इसको ओपन करूंगा तो x² प्लस 2x प्लस 1, और अपने को पता है 2x क्या होता है, 0, तो मतलब ये x² प्लस 1। तो x² प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2x ऐड कर सकता हूँ क्योंकि Z2 के अंदर ले रहे हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये रिड्यूसिबल आ जाता है किसके ऊपर, Z2 के ऊपर। क्यों, क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x1 प्लस x प्लस 1, इस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ। तो ये इरिड्यूसिबल, सॉरी रिड्यूसिबल है और ये वाला इरिड्यूसिबल है। ऐसे Z3 में रहेगा, सारे वैल्यू पुट करो, अगर 0 आ गया तो रिड्यूसिबल किसी पॉइंट पे, अगर किसी पे 0 नहीं आ रहा है तो उसको इरिड्यूसिबल बोलेंगे। क्लियर है सबको ये? उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं क्वोशंट रिंग। अब क्वोशंट रिंग के अंदर सपोज R ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और यहाँ पे एक आइडियल लेते हैं जो किसी पॉलिनोमियल से जनरेट होगा। तो एक तो ये सिंपल, अब बाकी रिंग के अंदर सपोज R है और I कोई आइडियल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वोशंट रिंग। जैसे सब ग्रुप के अंदर रहता है सब वही रहता है, R/I ये सिंपल रिंग हो गया, और ये क्वोशंट रिंग पॉलिनोमियल का, कि R ऑफ x अगर एक पॉलिनोमियल है तो किसी पॉलिनोमियल से हम लोग क्या जनरेट करेंगे, एक आइडियल जनरेट करेंगे, और ये क्या आ जाएगा, क्वोशंट रिंग आ जाएगा। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि सपोज कोई आइडियल है, एक तो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं मैक्सिमल आइडियल और एक डिस्कस करते हैं प्राइम आइडियल। अब इसमें मैक्सिमल आइडियल का मतलब पता होगा कि जैसे आई, मैं सपोज एक और आइडियल ले रहा हूं जे, जो 0 भी नहीं होना चाहिए और जो जे है वो खुद आई भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा मुझे कोई आइडियल मिल रहा है जे जो 0 भी नहीं है और आई भी नहीं है,
सॉरी रुको रुको, सपोज आर एक रिंग है और एक क्या ले रहा हूं मैं, आई ले रहा हूं, तो आई को क्या बोलना है, मैक्सिमल आइडियल बोलना है। कब, और ये क्या होना चाहिए, ये भी ये जीरो भी नहीं होना चाहिए और रिंग भी नहीं होना चाहिए। तो इस आई को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मैक्सिमल आइडियल होगा। कब, जब इसके बीच में कोई दूसरा प्रॉपर आइडियल नहीं होना चाहिए। तो इस आई को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमल आइडियल। मतलब रिंग और इसके बीच में सिर्फ एक ही आइडियल होना चाहिए, तो इसके बीच में कोई दूसरा आइडियल नहीं आना चाहिए। तो हम लोग आई को क्या बोलेंगे कि आई क्या है, ये आर का मैक्सिमल आइडियल है। सपोज कोई जे आ रहा है, तो या तो जे किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा, या तो जे किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। बट कोई प्रॉपर आइडियल जो आर के अंदर कंटेन करता हो और आई को कंटेन करता हो, अगर ऐसा आ जाएगा तो ये कभी भी मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकता। मतलब सबसे बड़ा आइडियल, प्रॉपर आइडियल क्या होना चाहिए, आई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमल आइडियल। ये क्लियर है सबको, मैक्सिमल आइडियल? हेलो। तो कोई अगर रिंग दिया जाए, किसी भी आइडियल को मैक्सिमल आइडियल बोलेंगे जब इसके बीच में कोई दूसरा आइडियल नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है प्राइम आइडियल। तो आर अगर एक रिंग है, सपोज कोई आई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल कब बोलेंगे, अगर इसका कोई प्रोडक्ट बिलोंग कर रहा है आई को, तो या तो ए बिलोंग करना चाहिए आई को, या तो बी बिलोंग करना चाहिए आई को। और अगर ए और बी दोनों ही आई को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसका प्रोडक्ट भी उसको बिलोंग नहीं करेगा। तो ऐसे आइडियल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम आइडियल। कि कोई भी, और याद रखना इसमें दोनों जो है वो प्रॉपर आइडियल होने चाहिए, वो रिंग के इक्वल नहीं होना चाहिए। मैक्सिमल आइडियल में तो जीरो भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो जीरो है ना, सिंगलटन जीरो, वो प्राइम आइडियल तो होता है बट मैक्सिमल आइडियल नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि एवरी प्राइम आइडियल नीड नॉट बी मैक्सिमल आइडियल, और उल्टा भी नहीं होता कि मैक्सिमल आइडियल को प्राइम आइडियल भी नहीं बोलते। ये सब कब होल्ड होगा, जब वो पीआईडी के बाद से, अगर पीआईडी रहता है तो पीआईडी का डेफिनेशन क्या है, उसके जितने भी इररिड्यूसिबल होते हैं वो सारे क्या होने चाहिए, प्राइम। और अगर प्राइम है तो वो इररिड्यूसिबल होना चाहिए। ये स्टार्ट होता है कहाँ से, पीआईडी से। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल। हेलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल का यूज करके हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं फील्ड। अगर सपोज मुझे फील्ड बनाना है किसी भी ऑर्डर का, तो हम लोग क्या करते हैं, कोशेंट इनका यूज करते हैं। जैसे सपोज आर बाय आई, ये किसी आइसोमॉर्फिक होगा किसी फील्ड के, कब, जब आई क्या होना चाहिए, मैक्सिमल आइडियल होना चाहिए। अगर आई मैक्सिमल आइडियल है आर का, तो आर बाय आई हमेशा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा एफ को। आर बाय आई, अगर आई प्राइम है तो ये हमेशा आइसोमॉर्फिक हो जाता है किसको, एक आईडी को, इंटीग्रल डोमेन को। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर मुझे फील्ड बनाना है ना, तो मैं कोशेंट रिंग का यूज करके फील्ड बना सकता हूँ। ये क्लियर सबको? अगर आई एक मैक्सिमल आइडियल है तो आर बाई आई फील्ड होगा। अगर आई एक प्राइम आइडियल है तो आर बाई आई क्या हो जाता है, हमेशा इंटीग्रल डोमेन हो जाता है। ऐसे ही हम लोग पॉलिनोमियल के अंदर भी करते हैं कि सपोज आर ऑफ एक्स अगर एक पॉलिनोमियल रिंग है और मैं एक आइडियल ले रहा हूं जो किसी पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा किसी फील्ड के, तब जब ये मैक्सिमल होना चाहिए। अब ये मैक्सिमल कब होगा, जब ये इरिड्यूसिबल होगा। वैसे ये इन जनरल नहीं ट्रू होता है। अगर सपोज ये जो आर है ना, ये फील्ड होगा, ये उसके लिए रिजल्ट है कि अगर ये फील्ड है तो इसमें दो केस आएंगे ना, पी ऑफ एक्स क्या हो सकता है, ये या तो रिड्यूसिबल होगा या तो ये इरिड्यूसिबल होगा। अगर रिड्यूसिबल हो गया ना, तो डायरेक्टली क्या बोल दो, इससे जो आइडियल जनरेट होगा वो मैक्सिमल आइडियल भी नहीं होगा और प्राइम आइडियल भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये सिर्फ रिंग है ना,
अगर सपोज इरिड्यूसिबल हो गया तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, वो मैक्सिमल और आइडियल मतलब प्राइम आइडियल के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर सपोज ये फील्ड की बात कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स, अगर ये फील्ड है तब ये रिलेशन हो जाता है कि अगर इससे जो आइडियल पी ऑफ एक्स, और पी ऑफ एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स के अंदर, अगर ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स का एक पॉलिनोमियल ले लूं, एफ अगर फील्ड है तो ये मैक्सिमल तब होगा इफ एंड ओनली इफ पी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, इरिड्यूसिबल होना चाहिए। और अगर एफ एक फील्ड है तो ये क्या हो जाता है, आगे देखेंगे हम लोग, पीआईडी वगैरह हो जाता है। तो अगर ये पीआईडी है तो जितने भी इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है वो मैक्सिमल प्राइम हो जाता है, और प्राइम मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। बट यहां तक क्लियर है कि अगर जस्ट रिंग है ना तो हम लोग मैक्सिमल के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर रिड्यूसिबल है तो डायरेक्टली क्या बोलेंगे कि वो मैक्सिमल भी नहीं होगा, प्राइम भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो इरिड्यूसिबल हो जाता है तो कुछ नहीं बोलते। बट अगर ये जो आर को मैं किसी फील्ड से रिप्लेस कर दूं, जैसे सपोज आर ऑफ एक्स, रियल ऑफ एक्स ले लूं, क्यू ऑफ एक्स ले लूं, या सी ऑफ एक्स ले लूं, तो इस केस में अगर सपोज कोई भी इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है तो उससे जो आइडियल जनरेट होगा तो वो हमेशा मैक्सिमल आइडियल होता है, और ये हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है किसी फील्ड के। ये क्लियर है सबको? हेलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसके बेसिस पे। जैसे जेड बाय एन जेड, ये हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है जेड एन को। तो अगर सपोज ये जेड बाय पी जेड आ जाएगा तो ये हमेशा किसको आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जेड पी। तो ये तो अपने को पता है, ये तो इंटीग्रल डोमेन ही नहीं होता तो फील्ड तो होगा ही। बट अगर ये पी हो जाता है प्राइम नंबर तो जेड बाय पी जेड हमेशा किसको आइसोमॉर्फिक होता है, जेड पी को, यानी कि एक फील्ड को। जैसे अगर मुझे जेड थ्री बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, जेड बाय थ्री जेड का यूज करके। तो जेड बाय थ्री जेड क्या होता है, इज आइसोमॉर्फिक टू जेड थ्री। और एक क्वेश्चन आता है गॉसियन इंटीजर पे कि a प्लस आई बी, मतलब ये गॉसियन इंटीजर से, गॉसियन इंटीजर मतलब इसके जो एलिमेंट रहेंगे a प्लस आई बी के फॉर्म में, वेयर ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये फील्ड तब होता है जब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आना चाहिए, प्राइम, या फिर ऐसे प्राइम का स्क्वायर होना चाहिए जो 4k प्लस थ्री फॉर्म का है। मतलब 4k प्लस थ्री, जैसे 7 का स्क्वायर 49, अगर ये 49 भी आंसर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 49 आ रहा है, तब भी ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, फील्ड के। या फिर इसको मैं 0 पुट कर दूं, 3 का स्क्वायर 9, अगर ये सपोज इनका सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो भी ये क्या हो जाएगा, ये किसी फील्ड को आइसोमॉर्फिक होता है। या तो प्राइम होना चाहिए, या तो फिर ऐसे प्राइम का स्क्वायर होना चाहिए जो 4k प्लस थ्री के फॉर्म में हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, जेड पी ऑफ एक्स और जेड पी के लिए नहीं होगा ये, जेड पी के लिए भी तो जेड पी एक फील्ड है, क्योंकि जेड एन ये फील्ड तब होता है जब पी प्राइम नंबर है। तो जेड पी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, और सपोज एफ ऑफ एक्स एक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री एन है, तो इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक फील्ड बनाते हैं जिस फील्ड का ऑर्डर कितना होता है, p रेज टू n। तो इस मेथड का यूज करके हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं p रेज टू n। और ये एक क्वेश्चन आगे फील्ड पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग कि कोई भी फील्ड है उसका ऑर्डर हमेशा p रेज टू n फॉर्म का ही आता है। तो कोई भी फील्ड मुझे बनाना है ना, तो वो हमेशा जेड पी एक्स अपॉन आइडियल जनरेटेड बाय एफ ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो इसका यूज करके हम लोग p रेज टू n ऑर्डर का क्या बना सकते हैं, एक फील्ड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड। तो यही बोल रहे थे ना कि मतलब
क्वेश्चन रिंग क्या होता है, ये हमेशा फिल्ड होता है, बट इन जनरल ये कभी फिल्ड नहीं होता। चाहे ये फिल्ड भी हो ना, तो ये ज्यादा से ज्यादा ईडी हो जाता है, इंटीग्रल डोमेन हो जाता है, बट कभी भी ये फिल्ड नहीं होता। ये क्लियर है यहाँ तक डेफिनेशन? और एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा गया अपने को, जैसे यहाँ पे अगर कोई एफ ऑफ एक्स दिया है और सपोज एक एफ ऑफ एक्स, इसके पास कितने नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल होंगे या प्राइम आइडियल्स होंगे। तो अगर ये फाइंड आउट करना है ना, जस्ट ये फाइंड आउट कर लो कि इसके कितने इरिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स के इरिड्यूसिबल फैक्टर देख लो, उतने नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल होते हैं इसके पास। तो इसके पास कितने मैक्सिमल आइडियल होंगे, तो इरिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। या फिर सपोज क्यू ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स दे दें और ये पूछे कि इसके पास कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइडियल्स होंगे, तो जस्ट इसका क्या देना है, एफ ऑफ एक्स का डिस्टिंक्ट फैक्टर देखना है। मतलब एफ ऑफ एक्स के डिस्टिंक्ट फैक्टर्स देख लो, जितने भी इसके डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे उतने ही इसके पास क्या होते हैं, आइडियल्स होते हैं। और अगर एफ कोई फील्ड है, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक पॉलिनोमियल जनरेटेड बाय एफ ऑफ एक्स, तो ये जितने इसके पास इरिड्यूसिबल फैक्टर, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये उसके बेसिस पे ही आया। तो जस्ट अपने को क्या चेक करना है, इसके कितने इरिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं। तो जितने इरिड्यूसिबल फैक्टर्स आएंगे उतने ही इसके पास क्या होते हैं, मैक्सिमल आइडियल्स होते हैं। तो अब अपना मेन डेफिनेशन देख लेते हैं, जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फील्ड, ईडी, पीआईडी और यूएफडी और आईडी। हाँ, तो फील्ड का भी डेफिनेशन अपने को क्लियर है कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन, अब हम लोग जो भी लेंगे वो इंटीग्रल डोमेन में लेंगे, रिंग, कम्यूटेटिव रिंग कुछ नहीं, इंटीग्रल डोमेन से स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी इंटीग्रल डोमेन को फील्ड कब बोलते हैं, जब उसके हर नॉन जीरो एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लूं वो यूनिट होना चाहिए। फिर उसके बाद ईडी, ईडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं डी। जो डी क्या होना चाहिए, उसके पास जो यूक्लिडियन अल्गोरिदम वाला कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब आर अगर कोई आईडी है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ईडी। कब बोलूंगा, जब कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लूं मैं, अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट ले रहा हूं तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा डी ऑफ एस सच दैट कि जो कंडीशन होती है कि कोई भी दो एलिमेंट ले लूं मैं आर का, मतलब कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट ले लूं, तो जो डी ऑफ ए बी है वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए डी ऑफ ए से। तो पहला कंडीशन तो ये है कि किसी भी इंटीग्रल डोमेन को ईडी तब बोलते हैं जब इसका कोई भी एलिमेंट ले लूं, उसके लिए मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा डी, जिसका कंडीशन ये है कि कोई भी दो एलिमेंट लूं ए बी, तो डी ऑफ ए बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन डी ऑफ ए होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू डी ऑफ ए। और सेकेंड कंडीशन है डिवीजन अल्गोरिदम का, कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, इसमें से एक नॉन जीरो होना चाहिए, या तो ए को नॉन जीरो ले लो या तो बी को। तो सपोज अगर मैं बी को नॉन जीरो ले रहा हूं तो क्या मिलना चाहिए, एक क्यू मिलना चाहिए, एक आर मिलना चाहिए, सच दैट कि इस ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, जिसको नॉन जीरो लिख रहे हैं बी क्यू प्लस आर, और ये आर पे कंडीशन आ जाता है कि या तो आर जीरो होगा या फिर जो डी ऑफ आर है वो लेस देन किससे आ जाना चाहिए, डी ऑफ बी से। तो ये जस्ट यूक्लिडियन अल्गोरिदम ही है कि कोई भी दो एलिमेंट ले लो जिसमें से एक नॉन जीरो आना चाहिए, तो देयर एग्जिस्ट अ कोशेंट एंड रिमाइंडर सच दैट कि अगर बी को सपोज मैं ए से डिवाइड कर रहा हूं तो ए को इस तरीके से लिख सकता हूं, इसमें या तो रिमाइंडर जीरो होगा या तो रिमाइंडर की जो डिग्री आती है वो लेस देन जिससे डिवाइड करे उससे डिग्री उसका कम होना चाहिए। तो ये कंडीशन और एक तो ये कंडीशन कि डी ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन ये। तो अगर
हर एलिमेंट के लिए एक फंक्शन डिफाइन कर दूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईडी। बाकी ये प्रूफ वगैरह नहीं करते हैं, वो हो जाता है ईडी कि अगर फिल्ड है तो वो ईडी हो जाता है। बाकी कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो याद रखना है, वो ईडी है। ठीक है, ये जस्ट डेफिनेशन हो गया कि ईडी किसको बोलते हैं, जिसमें ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन होल्ड होने चाहिए। ये क्लियर है सबको? मैं भी कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल लिख देता हूँ, वो याद कर लो टेबल, बस उतना ही, बाकी कुछ आता नहीं है इसमें। ईडी का डेफिनेशन क्लियर है, ईडी और फील्ड। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? ईडी का डेफिनेशन क्लियर है सबको कि किसी भी इंटीग्रल डोमेन को यूक्लिडियन डोमेन कब बोलते हैं, कि हर नॉन जीरो एलिमेंट के लिए मैं फंक्शन डिफाइन कर पाऊंगा जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। यहां तक क्लियर है सबको? हेलो, एक बार यस कर दो, फिर पीआईडी पे चलते हैं। हाँ, अब पीआईडी के लिए अपने को थोड़ा जनरेटेड का कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। कि सपोज मैं कोई भी इंटीग्रल डोमेन ले रहा हूँ, इंटीग्रल डोमेन को किससे, सपोज डी से डिनोट करते हैं, ये इंटीग्रल डोमेन है। अगर ये किसी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाता है, तो इस डी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रिंसिपल आइडियल। तो अगर सपोज आर मेरे पास इंटीग्रल डोमेन है, मैं इसका सपोज एक आइडियल ले रहा हूं डी, तो अगर ये आइडियल एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाता है तो हम लोग इस डी को क्या बोलते हैं, ये प्रिंसिपल आइडियल है। और किसी भी इंटीग्रल डोमेन के अंदर जितने भी आइडियल है, अगर वो प्रिंसिपल आइडियल हो जाते हैं तो हम लोग आर को क्या बोलते हैं, कि आर इज अ पीआईडी। मतलब इसका मैं कोई भी आइडियल लूं और एवरी आई इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। ये क्लियर है सबको? मतलब ये जिस एलिमेंट से जनरेट हो रहा है वो एक सिंगल एलिमेंट होगा। तो ये प्रिंसिपल आइडियल का डेफिनेशन है। जैसे जेड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। क्यों? क्योंकि जेड के जितने भी आइडियल है वो सब कैसे आते हैं, 2z, 3z, या फिर खुद जेड को ही ले लो 4z। तो सारे एलिमेंट किससे, एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं। तो इसके सारे आइडियल जो होते हैं वो mz के फॉर्म में होते हैं। तो जितने भी आइडियल है वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो देयरफॉर जेड इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो ये पहला फेमस एग्जांपल है कि जेड हमेशा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो जाता है। अब वो जो हम लोग रिजल्ट डिस्कस किए थे ना, कि अगर सपोज कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसका पॉलिनोमियल रिंग भी क्या हो जाता है, इंटीग्रल डोमेन। बट वो यहां पे होल्ड नहीं होता। जेड ऑफ एक्स इज नॉट अ पीआईडी, जबकि जेड कैसा है, पीआईडी है। मतलब जेड अगर पीआईडी है तो जेड ऑफ एक्स पीआईडी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके पास एक आइडियल है, जैसे पी एक्स, वेर पी इज अ प्राइम नंबर, और यहाँ पे एक पी ऑफ एक्स मत लो, कोई भी पॉलिनोमियल, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। मतलब एक एग्जांपल लेंगे, सपोज पी एक्स, तो ये जो है ये इसके अंदर क्या है, जेड ऑफ एक्स के अंदर प्रिंसिपल, सॉरी ये आइडियल है, बट ये कितने एलिमेंट से, दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो देयरफॉर जेड ऑफ एक्स इज नॉट ए पीआईडी, क्योंकि इसके पास ऐसे भी एलिमेंट है जो दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। सॉरी, इसके पास जो आइडियल है जो जनरेट हो रहा है किससे, दो एलिमेंट से। तो देयरफॉर जेड ऑफ एक्स इज नॉट अ पीआईडी। बहुत सारे रिजल्ट है, सिर्फ एक यही रिजल्ट नहीं है, क्योंकि जेड ऑफ एक्स के अंदर हम लोग ऐसा एलिमेंट ढूंढ सकते हैं कि जो मतलब जो इरिड्यूसिबल है बट प्राइम नहीं है, प्राइम है बट इरिड्यूसिबल नहीं है। लेकिन पीआईडी के अंदर हर एक इरिड्यूसिबल एलिमेंट क्या होने चाहिए, प्राइम एलिमेंट होने चाहिए, और हर प्राइम एलिमेंट इरिड्यूसिबल एलिमेंट होना चाहिए। एलिमेंट में थोड़ा डिफरेंस होता है, इरिड्यूसिबल का सेम डेफिनेशन वही है जो प्राइम का डेफिनेशन होता है, और जो प्राइम का डेफिनेशन है वो एक जो यूक्लिड्स लेमा करते हैं हम लोग वहां पे, वो डेफिनेशन है।
तो प्राइम का डेफिनेशन क्या है यहाँ पे कि अगर कोई एलिमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करना चाहिए, अरे या तो ए को डिवाइड करना चाहिए या तो बी को डिवाइड करना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि P इज अ प्राइम एलिमेंट, अदरवाइज ये प्राइम एलिमेंट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल मैं Z6 ले लूं और इसका मैं एलिमेंट ले रहा हूं सपोज 4, तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2। तो जो 4 है वो 2 को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, या फिर सपोज 6 ले रहा हूं 2 इंटू 3, तो 6 2 को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, 6 3 को भी डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये प्राइम एलिमेंट नहीं है। तो प्राइम एलिमेंट मतलब अगर P ए बी को डिवाइड कर रहा है तो P ए को भी डिवाइड करना चाहिए और P को भी बी को भी डिवाइड करना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम एलिमेंट। ये क्लियर है सबको? और एक आता है इररिड्यूसिबल एलिमेंट। इररिड्यूसिबल एलिमेंट का डेफिनेशन, जो प्राइम का डेफिनेशन है वो इररिड्यूसिबल का डेफिनेशन है। और याद रखना P जो है P नॉन जीरो भी होना चाहिए और P इज नॉन यूनिट। मतलब नॉन यूनिट नॉन जीरो एलिमेंट को प्राइम कब बोलेंगे कि अगर वो किसी ए बी को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करना चाहिए और बी को भी डिवाइड करना चाहिए। ऐसे इररिड्यूसिबल भी कोई भी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट ले रहा हूं मैं तो उसको मैं क्या बोलूंगा कि ये इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। कब? जब मैं P को सपोज ए बी के फॉर्म में लिख रहा हूं तो या तो ये यूनिट आना चाहिए या तो के यूनिट आना चाहिए, मतलब दोनों में से